तो आज हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 2.4 NCERT। साथ में इसको भी शुरू तो NCERT से ही करते हैं, बाद में हम RS अग्रवाल और कंपोजिट मैथमेटिक्स से भी सम्स देखेंगे। तो सबसे पहला सम आज इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 जो क्वेश्चन है इसमें आपके बुक में मैंने लास्ट डे कुछ करेक्शन भी करवाया था, तो करेक्शन है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 एक बार हम रीड करते हैं। देखो, हसन बाइज 2 kinds of cloth material for school uniform, shirt material that cost him ₹50 per meter and trouser material that cost him ₹90 per meter। उसके बाद for every 2 meter of trouser material he buys 3 meter of shirt material। यहां पे आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। आप एक काम करो, एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रखा हो। ये जो प्रॉफिट परसेंट है वो यहाँ पे ऑर्डर में नहीं है। आपको यहाँ पे सबसे ये जो 2 मीटर है इसको 3 मीटर करो और ट्राउजर मटेरियल को शर्ट मटेरियल बनाओ और 3 मीटर को 2 मीटर बनाओ और यहां पे जो शर्ट मटेरियल है उसे ट्राउजर बनाओ। इंफॉर्मेशन गलत नहीं है, इंफॉर्मेशन से ऑर्डर गलत है। इन्होंने पहले शर्ट मटेरियल बताना चाहिए था, बाद में ट्राउजर मटेरियल, क्योंकि यहां पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसमें भी इन्होंने शर्ट मटेरियल पहले बताया, ट्राउजर मटेरियल इन्होंने बाद में बताया। लेकिन यहां पे इन्होंने गलती कर दिया, इन्होंने ट्राउजर पहले बता दिया, शर्ट बाद में बता दिया, ठीक है। और इन्होंने ये जो प्रॉफिट बताते समय ही सेल्स द मटेरियल्स एट 12% एंड 10% रेस्पेक्टिवली। ये जो रेस्पेक्टिवली वर्ड दिया है ये एक्चुअली ऐसा होता है, फर्स्ट वर्ड फर्स्ट वैल्यू, सेकेंड वर्ड ट्राउजर है तो सेकेंड वैल्यू ट्राउजर के लिए, ये रेस्पेक्टिवली वर्ड ऐसा होता है, मतलब फर्स्ट वर्ड फर्स्ट वैल्यू, ये सीक्वेंस होता है। तो इन्होंने यहाँ सीक्वेंस थोड़ा बदल दिया था जिसकी वजह से ये थोड़ा गलत हो गया। अच्छा, एक और मिस्टेक है, ये जो फिगर है 36,660, हिज टोटल सेल इज 36,660, तो यहां पे गलत है। ये लास्ट में 2 जीरो होंगे, लास्ट वाले सेकेंड लास्ट 6 को भी अब 0 बनाओ, तो 36600, 36600, ये है टोटल सेल। ये कुछ करेक्शन आप पहले क्वेश्चन में कर लो, ओके। आपके एनसीईआरटी के बुक में ये सही ऑर्डर में है, ये एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंगली, ये मेरे पास जो पीडीएफ है उसमें ये गलत है, आपके स्कूल की बुक में ये सही है, ठीक है। तो अब हम इसमें हमें जो जो इंफॉर्मेशन मिला वो एक बार फिर से देख लेते हैं। हसन बाइज 2 kinds ऑफ क्लॉथ मटेरियल, 2 टाइप के क्लॉथ मटेरियल है, हमने देख लिया 2 टाइप के क्लॉथ मटेरियल, शर्ट मटेरियल और ट्राउजर मटेरियल। उसने बाय किया सॉरी उसने बाय किया, तो शर्ट मटेरियल को बाय किया ₹50 पर मीटर के रेट से, ट्राउजर मटेरियल को बाय किया ₹90 पर मीटर से। अच्छा, यहां पे एक स्टेटमेंट है जिसको हमने अभी करेक्शन किया, फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल ही बाय 2 मीटर ऑफ ट्राउजर मटेरियल। मतलब शर्ट मटेरियल और ट्राउजर मटेरियल में जो रेशियो है वो 3:2 का है, मतलब इस रेशियो में इन्होंने बाय किया। मतलब एवरी 3 मीटर शर्ट मटेरियल के लिए उसने साथ में 2 मीटर का ट्राउजर मटेरियल लिया है। मतलब मान लो ये एक सेट है, इस सेट में 3 मीटर का शर्ट मटेरियल है प्लस 2 मीटर का ट्राउजर मटेरियल है, और ये एक स्टूडेंट के स्कूल की यूनिफॉर्म को बनाने के लिए लगता है। अब ऐसे सोच सकते हो, मतलब 3 मीटर का शर्ट मटेरियल खरीद रहा है तो उसके साथ वो 2 मीटर का ट्राउजर मटेरियल भी खरीद रहा है, ठीक है। और वो इस रेशियो में ही खरीदता है, 3:2, मतलब 3 शर्ट ट्राउजर 2, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये सारे शर्ट या ट्राउजर मटेरियल को वो सेल करता है, ठीक है। ये सिर्फ 3 मीटर और 2 मीटर नहीं खरीदता है, मतलब इस रेट से खरीदता है। अब वो एक स्टूडेंट के लिए शर्ट मटेरियल या ट्राउजर मटेरियल थोड़ी ना खरीदेगा, वो पूरे स्कूल के लिए जो यूनिफॉर्म ले रहे हैं, यहाँ पे देखो स्कूल यूनिफॉर्म के लिए वो ले रहे हैं यहाँ पे। हसन बाइज 2 kinds ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म्स, ठीक है। तो ये एक बच्चे का यूनिफॉर्म बनाने के लिए नहीं करा, पूरे स्कूल के लिए यूनिफॉर्म, सारे बच्चों का ही यूनिफॉर्म बनेगा, इसलिए सारे बच्चों के लिए ऐसा सेट लेना पड़ेगा, 3 मीटर शर्ट 2 मीटर ट्राउजर, ठीक है। लेकिन लेगा इसी रेशियो से, इसलिए कितना मटेरियल लेगा उसको हम इस तरह से लिखेंगे, लेट द
shirt material, let the shirt material be 2x नहीं, शर्ट मटेरियल कितना था 3, फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर ऑफ ट्राउजर मटेरियल, ये स्टेटमेंट था। तो 3 मीटर, तो हम इसे लिखेंगे 3x, क्योंकि क्या था 3:2 का रेशियो है, 3:2, मतलब 3 मीटर का शर्ट मटेरियल लेता है तो साथ में 2 मीटर का ट्राउजर मटेरियल लेता है, इसलिए शर्ट मटेरियल को हम ले लेंगे 2x एंड द ट्राउजर मटेरियल बी 2x, क्योंकि ट्राउजर उसका 2 था, 3 मीटर शर्ट के लिए 2 मीटर ट्राउजर लेता था। अच्छा, उसको बाई करने का जो रेट था, शर्ट को बाई करता था 50 रुपए पर मीटर और ट्राउजर को बाई करता था 90 रुपीज पर मीटर। आप एक बार कंफर्म हो जाओ, इधर देख लो, इधर देखो, Hassan buys 2 kinds of cloth material. Shirt material cost him rupees 50 per meter and trouser material cost him rupees 90 per meter. तो shirt material 50, trouser material 90. तो एक काम करो आप, यहां पे 1 मीटर का 50 रुपए होता है ना, लेकिन उसने खरीदा कितना 3x मीटर और ट्राउजर मटेरियल 2x मीटर, तो 1 मीटर 50 तो 3x मीटर कितना, तो आप यहां पे फॉर शर्ट मटेरियल, फॉर शर्ट मटेरियल, ठीक है, शर्ट मटेरियल का कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। 1 मीटर अगर 50 रुपए तो 3x मीटर कितना होगा 50 इंटू 3x, सही है ना? ऐसे निकालेंगे ना। आप यूनिटरी मेथड तो जानते हो, अगर आपको पता है कि भाई 1 मीटर का दाम जो है, 1 मीटर का दाम अगर 50 रुपए है तो फिर 3x मीटर का दाम कितना होगा 50 इंटू 3x, ऐसे ही करते हैं ना यूनिटरी मेथड। अगर आपको 1 मीटर का दाम पता है तो दूसरे क्वांटिटी का वैल्यू को निकालने के लिए 1 मीटर का प्राइस को उस क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने से आपको मिलेगा 150x। अच्छा, उसके बाद यहां पे थोड़ा सा मैं शर्ट मटेरियल का कॉस्ट प्राइस निकालने से पहले एक बार आगे बढ़ता हूं। यहां पे देखो, यहां लिखा हुआ है ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली वर्ड का मतलब है शर्ट में 12% है और ट्राउजर में 10% का प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है। ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली, उसको इतना परसेंट प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट हम निकालते हैं, प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस, ये फॉर्मूला है, आप नोट कर सकते हो फॉर्मूले को। और शर्ट मटेरियल में प्रॉफिट कितना है, हाँ देखो ये पहले शर्ट है ना, रेस्पेक्टिवली मतलब फर्स्ट वर्ड फर्स्ट वैल्यू, तो शर्ट में 12%, तो 12% ऑफ कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस हमने निकाला 150x शर्ट मटेरियल का, हम शर्ट मटेरियल का कर रहे हैं अभी। अच्छा, अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 12% को आप 12/100 लिखो, क्योंकि एक्चुअली 12% परसेंट का मतलब होता है 1/100, पर मतलब 1, सेंट मतलब 100, तो 12 इंटू 1/100 ये परसेंट का मतलब होता है, पर मतलब 1, सेंट मतलब 100, तो परसेंट 1 इंटू 100, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से बन जाता है 12/100, इसलिए 12% को आप लिखो 12/100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, और 1500 को आप यहां पे लिखो। अच्छा, अब कैंसिलेशन करेंगे हम, कैंसिलेशन में हम 0 और 0 कैंसिल करेंगे और 5 से 15 और 10 को कैंसिल करेंगे। 15 को कैंसिल करने से 5 से 3 और 10 को कैंसिल करने से 5 से 2। अच्छा, अब आप एक काम करो, 2 को और 12 को कैंसिल करो, 2 6 12। अच्छा, अभी जो बचा है उनको आप कॉपी पेस्ट कर लो, कितना बचा इधर 6 और इधर 3x, तो 6 इंटू 3x आ गए 18x। ये मैंने शर्ट मटेरियल का कर लिया। अब हम ट्राउजर मटेरियल पे चलते हैं। फॉर ट्राउजर मटेरियल, अच्छा ट्राउजर मटेरियल का सीपी निकालते हैं। एक मटेरियल 1 मीटर कितने में था 90 रुपीज,
है ना। और यहाँ कितना मटेरियल हमने ट्राउजर मटेरियल खरीदा था, एक बार लेट में आ जाओ। द ट्राउजर मटेरियल भी 2x, तो 2x मीटर खरीदा, तो 1 मीटर 90 है, तो 2x मीटर कितना होगा, 90 इंटू 2x, तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया। तो 90 इंटू 2x मल्टीप्लाई करने से 180x। अब यहां पे प्रॉफिट, अच्छा हमने सेलिंग प्राइस नहीं निकाला क्योंकि वो हमने आगे पढ़ा नहीं था। प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने आपको क्या लिखवाया, प्रॉफिट परसेंट ऑफ सीपी। तो अभी हमने जैसे पढ़ा रेस्पेक्टिवली वर्ड, मतलब फर्स्ट वर्ड फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वर्ड सेकंड वैल्यू। तो यहाँ सेकंड वर्ड ट्राउजर है, सेकंड वैल्यू 10% है, तो ट्राउजर का प्रॉफिट 10% है। तो 10% ऑफ सीपी, इधर देखो 180x, 10% मतलब 10/100, जैसे 12% का मैंने 12/100 दिखाया। अब यहां पे कैंसलेशन करो, ये जीरो इसके साथ, ये दूसरा वाला जीरो इस जीरो के साथ, कैंसलेशन करने पर आपके पास बच जाता है इधर 1 और इधर 18। ओ एक मिस्टेक करा ना, ये परसेंट थोड़े ना, ये एक्स है, एक्स। तो यहां पे सारे कटने के बाद 18x बचा, तो ये निकल गया प्रॉफिट। अच्छा अब देखो यहां पे लिखा हुआ है हिज टोटल सेल इज दिस, मतलब शर्ट मटेरियल और ट्राउजर मटेरियल को सेल करने पर उसे ये वैल्यू मिला। तो सेल मतलब सेलिंग प्राइस, ये टोटल सेलिंग प्राइस है। तो टोटल सेलिंग प्राइस कैसे आएगा, सेलिंग प्राइस मतलब टोटल का मतलब है सारे मटेरियल बिक गए। तो मटेरियल में क्या क्या थे, शर्ट मटेरियल थे और ट्राउजर मटेरियल थे। तो शर्ट मटेरियल बेचकर कितना मिला, ट्राउजर मटेरियल को बेचकर कितना मिला, दोनों को टोटल करने पर आपको ये टोटल सेल मिल रहा है। हिज टोटल सेल इज दिस, मतलब शर्ट मटेरियल का सेल और ट्राउजर मटेरियल का सेल जोड़कर इतना आ रहा है। तो हम एक बार सेलिंग प्राइस निकालते हैं। देखो सेलिंग प्राइस, छोटा सा सम देखो, मान लो आप कोई 100 रुपए का सामान है, उसको बेचकर 20 रुपए का प्रॉफिट कमाना चाहते हो, तो कस्टमर को आप 120 रुपए में सेल करोगे ना। 100 रुपए का सामान था और उसमें 20 रुपए का प्रॉफिट चाहिए, तो कस्टमर से आपको 120 रुपए लेना पड़ेगा ना। तो ये देखो इसी 120 रुपए को जो कस्टमर से आप लोगे उससे सेलिंग प्राइस बोलते हैं। और वो आपने कैसे बनाए, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट को जोड़कर, इसलिए सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो अभी हम सबसे पहले चलते हैं शर्ट मटेरियल पे। ये शर्ट मटेरियल था, इसमें हमारे पास प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस दोनों है। तो हम यहाँ पे एक बार सेलिंग प्राइस निकालते हैं। तो सेलिंग प्राइस हमने क्या देखा, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस है 150x और प्रॉफिट है यहाँ पे 18x, तो हो गया 168x। ठीक है, ये हो गया सेलिंग प्राइस। उसी तरह से अब हम ट्राउजर का भी निकालते हैं सेलिंग प्राइस। ये देखो, तो ट्राउजर का कॉस्ट प्राइस 180, प्रॉफिट ये, तो हमने फॉर्मूला क्या देखा, सेलिंग प्राइस इक्वल्स कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स कॉस्ट प्राइस 180x, इधर देखो आप कॉस्ट प्राइस 180x, अब प्रॉफिट है 18x, दोनों को ऐड कर दो 198x आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल सेल हमें बताया जा रहा था 36600, ये। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल मतलब दोनों मटेरियल को जोड़कर जो सेलिंग प्राइस है, तो शर्ट का सेलिंग प्राइस 168x था और ट्राउजर का 198x, दोनों सेल मिला के टोटल सेल है 36600। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो, ये आपका लीनियर इक्वेशन बन गया। अब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, दोनों को प्लस करो, प्लस करने से क्या मिलेगा, x 8 8 16 1 9 और 6 15 और 1 16 और 1 1 + 1 2 और 1 3 इक्वल्स 36,600। अच्छा अब 366 को राइट साइड भेज दो, x इधर ही रखो और कैंसलेशन करो। ठीक है, दोनों को कैंसलेशन करने से कितने आएंगे, ये देखो ये 366 कट जाएंगे, 100 बचेगा। तो डिवाइड करने पर, कैंसिल करने पर आपको मिल रहा है 100। तो x का वैल्यू हमें मिल गया 100, x इज
100। अब हमसे सवाल क्या पूछा था, हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय, कितना ट्राउजर मटेरियल, हमने ट्राउजर मटेरियल को क्या लिया था लेट में, द ट्राउजर मटेरियल भी 2x, तो x में हम 100 को डाल देते हैं तो ट्राउजर मटेरियल कितना लिया गया पता लग जाएगा। तो therefore length of the trouser material is 2x, x में हम 100 डाल देते हैं तो आ गया 200 मीटर, इतना ट्राउजर मटेरियल लिया गया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट सम पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, half of a herd of a deer are grazing in the field and 3/4 of the remaining are player nearby, the 9 are drinking water from the pond, find the number of deer in the herd। तो हर्ड में कितने सारे, हर्ड मतलब ग्रुप ऑफ डियर्स को हम हर्ड बोलते हैं, मतलब सारे डियर, मतलब सारे भेड़ हमेशा ग्रुप में ही चलते, सिंगल नहीं चलते, तो जो ग्रुप है उसको हर्ड बोला जाता है, ग्रुप ऑफ डियर्स। तो उस ग्रुप में कितने सारे डियर्स थे, ये हमारा क्वेश्चन है। अब ये जो ग्रुप में जितने सारे डियर्स थे ना, उनको उनके एक्टिविटी के अकॉर्डिंगली बांटा गया, कौन से डियर क्या कर रहे हैं उसके हिसाब से उनको बांटा गया है। ठीक है, आपसे सवाल पूछा कितने सारे डियर है, तो हम एक काम करते हैं, अभी तो हमें नहीं पता कितने सारे डियर है, एक बार के लिए हम उनको एक्स मान लेते हैं। अब इन सारे डियर्स को हम उनके एक्टिविटी के अकॉर्डिंगली बांटते हैं। जैसे पहला, हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ द डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, मतलब इस हर्ड में जितने सारे डियर्स थे उनका आधा, हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ द डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो हम एक पिक्टोग्राफ बनाते हैं, ये टोटल नंबर ऑफ डियर है, हाफ, इसका हाफ मतलब हाफ एक्स, ये क्या करे, ग्रेजिंग इन द फील्ड। अच्छा, और अगर इसमें से हाफ ग्रेजिंग कर रहे हैं तो हाफ अभी बाकी है, उनको उनकी एक्टिविटी के अकॉर्डिंगली बांटना बाकी है, ये रिमेनिंग है। ठीक है, ये रिमेनिंग है, मतलब इतना तो ये ग्रेजिंग वाले एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। तो टोटल जो भी एक्स नंबर ऑफ डियर है उसमें से आधे डियर अगर घास खा रहे हैं तो आधे बाकी है अभी। अब उन आधे जो बाकी है उनको उनके एक्टिविटी के अकॉर्डिंगली बांटते हैं। देखो आगे क्या लिखा हुआ है, यहां से 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, रिमेनिंग मतलब इनकी बात करें जो अभी बाकी है, इन रिमेनिंग का 3/4, तो इन इसको भी मैं बांट लेता हूं, इस रिमेनिंग का 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, रिमेनिंग मतलब हाफ एक्स, दे आर, क्या लिखा है, प्लेइंग नियर बाय। 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, ऑफ मतलब देखो मल्टीप्लाई होता है, मतलब 3/4 को रिमेनिंग के साथ मल्टीप्लाई करने से जितना आएगा उतना प्लेइंग नियर बाय, तो ये कहीं पर नजदीक में खेल रहे हैं। अच्छा, लास्ट, द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर, मतलब बाकी 9, मतलब ये प्लेइंग वालों को अगर सेपरेट कर दिया जाए तो 9 डियर बच जाते हैं, और वो क्या कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं। तो मैं इस रिमेनिंग में से ये प्लेइंग वाले को सेपरेट करने के बाद यहां पे 9 बच जाते हैं, 9 दे आर ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, तो इस तरह टोटल नंबर ऑफ डियर्स को बांटा गया, इनमें से आधे डियर ग्रेजिंग कर रहे हैं, घास खा रहे हैं, बाकी इतने सारे डियर बच गए जिनमें से 3/4 मतलब इस आधे का, ये जो रिमेनिंग है इस रिमेनिंग का 3/4 यहां पे प्लेइंग नियर बाय, और उस आधे में से 9 बच गए जो ड्रिंकिंग वाटर है। तो ग्रेजिंग, प्लेइंग और ड्रिंकिंग, ये तीन एक्टिविटी के अकॉर्डिंगली इन सारे डियर को बांटा गया है। मतलब इन सबको अगर हम प्लस करें तो हमें एक्स मिलेगा। तो इसको हम करेंगे कैसे, देखो पहले तो हम ये बताएंगे उस हर्ड में कितने सारे डियर है। क्वेश्चन नंबर 8, लेट द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड बी एक्स। ठीक है, ये टोटल डियर है। अब इनको बांटते हैं, हमने जैसे पिक्टोग्राफ बना था, इसका आधा ग्रेजिंग है, आधा बाकी है, उस आधे का 3/4, आधे का 3/4 मतलब 3/4 ऑफ हाफ प्लेइंग नियर बाय एंड 9 ड्रिंकिंग वाटर। ये हम यहां पे लिख देते हैं, जैसे नंबर ऑफ डियर, नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग कितने, हाफ एक्स, नंबर ऑफ डियर रिमेनिंग मतलब ये वाले, नंबर ऑफ डियर रिमेनिंग
हाफ एक्स, आधे, जितने टोटल थे उसमें से आधे अगर घास खा रहे तो आधे बच गए ना, ठीक है। उसके बाद इन आधे में से ये क्या कर रहे, प्लेइंग, नंबर ऑफ डियर, प्लेइंग, तो 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, रिमेनिंग मतलब हाफ एक्स, ठीक है। इसको सॉल्व करने से आपको मिलेगा 3/8 ऑफ एक्स, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3x/8। अच्छा, उसके बाद नंबर ऑफ डियर ड्रिंकिंग वाटर, नंबर ऑफ डियर ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर कितने, 9, ठीक है। अब सारे डियर को जोड़ देने से हर्ड में कितने डियर है वो पता लगेगा, x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग, नंबर ऑफ डियर प्लेइंग, नंबर ऑफ डियर ड्रिंकिंग वाटर इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ डियर, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। पहले हम इस x को लेफ्ट में लेके आते हैं, 9 को राइट में लेके जाते हैं, मतलब वेरिएबल एक तरफ कर देते हैं और कोफिशिएंट दूसरे तरफ, x को लेफ्ट में और +9 को दूसरे तरफ, तो -9। अच्छा, अब आप एलसीएम लेके जितने भी वेरिएबल वाले टर्म्स हैं उन सबको कैलकुलेट करो। तो इनका एलसीएम यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, सबका एलसीएम आएगा 8। 2 में 4 मल्टीप्लाई करने से 8 के बराबर आता है, इसलिए 4 को आप ऊपर 1 में भी मल्टीप्लाई करो, 4x। और 8 में 1 मल्टीप्लाई करने से एलसीएम के बराबर होता है, इसलिए न्यूमरेटर में 1 मल्टीप्लाई करो तो 3x ही आएगा। माइनस 1 में 8 मल्टीप्लाई करने से एलसीएम के बराबर आता है, तो ऊपर भी 8 मल्टीप्लाई करो तो बन जाएगा 8x इक्वल्स -9। अच्छा, न्यूमरेटर में देखो 4x और 3x 7x, माइनस यहां पे 8x है, डिवाइडेड बाई 8 इक्वल्स -9। ये 8 को आप उधर लेके जा सकते हो, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में 7x माइनस 8x -1x, और ये 8 उधर चला जाएगा तो -9 इंटू 8 72, तो -1x इक्वल्स -72। अब दोनों तरफ माइनस माइनस को कैंसिल कर दो, तो कितना बचा, x इक्वल्स 72। 72, तो ये आ गया हमारा आंसर, मतलब टोटल नंबर ऑफ डियर्स। कंक्लूजन लिखो, therefore the number of deers in the herd is 72। सबने कंक्लूजन लिख दिया? द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड इज 72। यही हमारा सवाल था ना, फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। अच्छा, अब चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। A grandfather is 10 times older than granddaughter। ओके, ग्रैंडडॉटर और ग्रैंडफादर में एज कंपैरिजन है। स्टेटमेंट ग्रैंडफादर के बारे में, और ग्रैंडफादर का एज कंपेयर किया गया ग्रैंडडॉटर के साथ। तो मैंने आप लोगों को सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समझाया था, जिसके बारे में स्टेटमेंट होता है वो सब्जेक्ट होता है, और जिसके साथ कंपेयर किया जाता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो हम इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है उसी को एक्स लेंगे, तो हम ग्रैंडडॉटर के एज को हम एक्स ले लेते हैं। तो पहले एक बार फिर से स्टेटमेंट देख लेते हैं। द ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन ग्रैंडडॉटर। अगर ग्रैंडडॉटर एक्स ईयर्स है तो ग्रैंडफादर उनका 10 टाइम्स मतलब 10x है, ठीक है। अच्छा, उसके आगे ही इज 54 ईयर्स ओल्डर देन हर। ग्रैंडफादर जो है डॉटर से 54 ईयर्स बड़ा है, ग्रैंडडॉटर को हमने एक्स लिया है ना, तो ग्रैंडफादर उससे 54 ईयर्स ज्यादा, मतलब x + 54।
तो देखो मुझे ग्रैंडफादर का दो दो एज मिला। फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली ग्रैंडफादर 10x है, क्योंकि डॉटर x है ना, और ग्रैंडफादर तो 10 टाइम्स है, मतलब 10x। तो फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली ग्रैंडफादर के एज है 10x, और सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली ग्रैंडफादर का एज है x प्लस 54। तो 10x और x प्लस 54 दोनों ही ग्रैंडफादर के एज है, इसलिए हमारा इक्वेशन हो जाएगा 10x इक्वल्स x प्लस 54। तो चलो इसको प्रॉपर्ली करते हैं। सवाल है फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, let the present age of granddaughter be x, ठीक है, and the present age of grandfather is 10x, ठीक है। So according to question, this 10x is equals what? x प्लस 54, और x प्लस 54 हमें मिला सेकेंड सेंटेंस में से, क्योंकि यहां लिखा ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, मतलब ग्रैंड डॉटर से वो 54 ईयर्स बड़े हैं, इसलिए ग्रैंड डॉटर जितना होगा उसमें 54 ईयर्स और बड़ा कर दो, प्लस कर दो। तो प्लस करने से आपको ग्रैंडफादर के एज फिर से मिल जाएगा, इसलिए दोनों के दोनों ग्रैंडफादर के एज हैं, इसलिए इक्वेशन में हम 10x और x प्लस 54 को कंपेयर कर देंगे। तो अब इसे आप सॉल्व कर दो, ठीक है। चलो ये सॉल्व तो आप खुद ही कर दो, मैं नहीं करता इसको सॉल्व। x का वैल्यू निकाल के x और 10x दोनों पता लगाना है ना, x पता लगाने से ग्रैंड डॉटर का एज मिलेगा और 10x पता लगाने से ग्रैंडफादर का एज मिलेगा। तो इसे आप कंप्लीट कर लेना खुद से। अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। सर इक्वेशन लिख लो तो। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज। तो ये भी 9 जैसा ही है। अमन इज 3 टाइम्स तो पता 3 इंटू सन्स एज, तो यहां पे अमन के बारे में बोला जा रहा है, इसलिए अमन हो गया सब्जेक्ट और सन के साथ कंपेयर करके बताया जा रहा है, इसलिए ऑब्जेक्ट। तो हम सन के एज को अगर एक्स लेते हैं तो अमन का एज उसका 3 टाइम्स हो जाएगा, मतलब अमन हो जाएगा 3x। अच्छा, तो ये हो गया, सन को हम ले रहे हैं x और अमन यहां पे हो जाएगा 3x, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं। 10 years ago, 10 years ago he was 5 times his son's age। 10 साल पहले अमन अपने सन का 5 टाइम्स था। अमन was 5 times सन, ये कब था? ये 10 years ago। तो हमें 10 years ago दोनों का, अमन का भी एज निकालना पड़ेगा, सन का भी एज निकालना पड़ेगा। उसके बाद अमन इक्वल्स 5 टाइम्स सन करेंगे। he was 5 times son's age, find their present ages। तो इसको करने का प्रोसेस ऐसे होगा। ऑब्जेक्ट कौन था? ऑब्जेक्ट था सन, क्योंकि अमन, फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो, अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन। अमन के बारे में बताया जा रहा है और कंपेयर सन के साथ हो रहा है, तो जिसके साथ कंपेयर होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट को हम एक्स लेते हैं, तो सन यहां पे ऑब्जेक्ट है। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन बी x years, therefore अमन्स एज, अमन्स प्रेजेंट एज इक्वल्स, कितना टाइम्स बोला था? अमन एज इज 3 टाइम्स, मतलब 3x। सन जितना भी है उसका 3 टाइम्स, मतलब 3 इंटू, टाइम्स मतलब इंटू होता है, ठीक है। अच्छा, 3 टाइम्स बोले या फिर थ्राइज बोले, दोनों का मतलब एक ही है, आपको 3 इंटू करना है। अच्छा, इतना ईयर्स। अच्छा, अब सेकेंड सेंटेंस बोला जा रहा है 10 years ago he was 5 times as old as son। तो ये जो अमन was 5 times as old as son बोल रहा है, ये कब का है? ये 10 years ago का है। तो हम 10 years ago दोनों का एज निकालते हैं। 10 years
ago, 10 years ago, सन्स एज पहले, सन्स एज, सन प्रेजेंट में अगर एक्स है तो 10 ईयर्स से को कितना हो जाएगा? 10 साल छोटा ना। अभी अगर एक्स है तो 10 साल पहले तो 10 साल छोटा था, तो इसलिए अभी के एज में से 10 साल आप माइनस कर दो, इतना ईयर्स। उसी तरह अमन भी तो 10 साल छोटा था, अभी जितना है, अभी कितना है? अभी 3x है, तो 10 साल पहले वो भी तो 10 साल छोटा था, तो 3x में से भी 10 माइनस कर दो। ये दोनों का हम 10 साल पहले का एज निकाल चुके हैं। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने क्या बोला? अमन वाज 5 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। तो अमन कितना है? अमन इतना है। तो अमन वाज मतलब इक्वल। देखो जितना भी हेल्पिंग वर्ब है ना, डिफरेंट फॉर्म ऑफ बी अकॉर्डिंग टू टेंस। प्रेजेंट टेंस में इज, एम, आर, पास्ट टेंस में वाज, वेयर, फ्यूचर टेंस में विल बी, शैल बी। ये जितने भी डिफरेंट फॉर्म ऑफ बी है, मैथ्स में इनका मतलब होता है इक्वल टू। ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो अमन वाज मतलब इक्वल टू 5 टाइम्स। हम एक बार स्टेटमेंट में जाते हैं फिर से। देखो यहां से पढ़ो, यहां से ही वाज, ही मतलब अमन, वाज मतलब इक्वल, 5 टाइम्स मतलब 5 इंटू हिज सन, तो सन का एज। अमन का एज 3x माइनस 10, 10 साल पहले की बात कर रहा हूं। हाँ, 3x माइनस 10, सन का एज x माइनस 10, तो 3x माइनस 10 was मतलब इक्वल टू 5 टाइम्स मतलब 5 इंटू हिज सन मतलब x माइनस 10। तो इस तरह से वैल्यू को डालो। तो अमन was 5 टाइम्स सन्स एज, सन हो गया x माइनस 10। अब ये सी वैल्यू देख देख के डाल दो। उसके बाद आप इसे सॉल्व करो। 3x माइनस 10, 5 इंटू एक्स 5x, 5 इंटू माइनस 10 इज माइनस 50। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। वेरिएबल लेफ्ट साइड में लेके आओ, 3x, 5x को लेफ्ट में लाओ, माइनस 5x, माइनस 50 यहां रहने दो, ये माइनस 10 को राइट साइड ले जाओ, प्लस 10। 3x माइनस 5x हो जाएगा माइनस 2x। साइन हमेशा बड़े का लगाना, 5 बड़ा है ना, बड़ा का साइन लगाया इधर। माइनस 50 और प्लस 10 हो जाएगा माइनस 40। यहां भी हमने माइनस किया, अलग साइन था इसलिए, और साइन हमने बड़े का लगाया। दोनों साइड में आप माइनस माइनस कैंसिल कर सकते हो, और उसके बाद 2 को राइट साइड ले जाओ। 40 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि इधर तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा था ना, तो राइट साइड जाते वो डिवाइड हो गया। तो डिवाइड होने पर कितने आएंगे? 40 डिवाइडेड बाई 2 20, x निकल गया। 20। अब हमें सवाल पूछा था क्या? प्रेजेंट एज निकालो। तो सन हमने कितना लिया था? x, तो देयरफॉर सन्स एज 20 इयर्स। और अमन से एज, अमन कितना था? अमन कितना था? चलो लेट वाला स्टेटमेंट को देखते हैं एक बार, तब पता लग जाएगा। ये देखो, अमन्स प्रेजेंट एज इज 3x, और x हमें कितना मिला? 20, तो 20 इंटू 3 करो, तो 3x। 60 ईयर। हाँ, सो 60 इयर्स। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो चलो ये एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर दिया। एक बार हम बाकी क्वेश्चंस पे एक बार जाते हैं। ये एज रिलेटेड जो क्वेश्चंस है ना, उनको हमें थोड़ा सा और करना पड़ेगा। एज रिलेटेड क्वेश्चंस करने से कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग एक बार रिजॉइन करो, थोड़ा सा एज रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उस पर हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, तब जाके कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ 2-3 क्वेश्चंस और हैं, कंपोजिट मैथ्स और RS अग्रवाल। यहाँ देख लेते हैं एज रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या, उनको हम लोग थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। तो सेम आईडी के साथ फिर से ज्वाइन करो, थोड़ी देर और क्लास करते हैं।